वर्ष 1973 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया था। उस आदेश का नाम है केशव नंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि अगर इस सदन में किसी एक राजनीतिक दल को 543 में से 543 सीट भी मिल जाए, राज्यसभा में 238 में से 238 सीट भी मिल जाए, जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में 2/3 बहुमत भी मिल जाए कि 2/3 जो विधानसभाएं हैं वो एक राजनीतिक दल के पास हैं, फिर भी इस संविधान के कुछ ऐसे अंश हैं जिनको यह सदन नहीं बदल सकता, जिनको उन्होंने बेसिक फीचर्स करार दिया था। और जो आपके मूलभूत अधिकार है जो संविधान की चैप्टर 3 में पार्ट 3 में उसको दर्ज किया गया है, उसको उच्चतम न्यायालय ने यह बेसिक फीचर करार दिया था। आज जो ये विधेयक आया है वो जो मूलभूत अधिकार हैं उन मूलभूत अधिकारों की अवमानना करता है। जब ये विधेयक पुनर्स्थापित हो रहा था, मैंने उस समय भी ये आपत्ति उठाई थी और आज मैं आपत्ति को फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं कि क्या इस सदन को इस चीज पे चिंता करनी चाहिए, बहुत गंभीरता से अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि क्या ऐसे कानून जो भारत के संविधान के मूलभूत अधिकारों की अवमानना करते हैं, जो उसके सीधा सीधा विरुद्ध हैं, क्या इस सदन को ऐसे विधेयकों को अपने संज्ञान में लेना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी एक बहुत गंभीर चर्चा की जरूरत है। मैं शुरुआत करता हूं इस बिल के मेरिट्स के ऊपर। जैसे मैंने पहले कहा कि संविधान की एक धारा है 20(3) और उसमें साफ तौर पे यह लिखा है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब ये जो विधेयक माननीय गृह मंत्री जी लेके आए हैं, उसका जो डेफिनेशंस क्लॉज है उसमें क्लॉज 2(1)(b) है जो मेजरमेंट से संबंधित है, और मैं उसको इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मेजरमेंट्स की डेफिनेशन इस कानून में, इस विधेयक में क्या है? मेजरमेंट्स इंक्लूड्स फिंगर इंप्रेशंस, palm print impressions, footprint impressions, photographs, iris and retina scan, physical biological samples and their analysis, behavioral attributes including signatures, handwriting or any other examination referred to in section 53 or section 53A of the Code of Criminal Procedure 1973। मैं अध्यक्ष जी बहुत सम्मान के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ज्यादा ही व्यापक है और बहुत ही एम्बिगुअस और नेबुलस है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब आप बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड देयर एनालिसिस की बात करते हैं, और मैं माननीय गृह मंत्री जी से इस पे ऊपर स्पष्टीकरण चाहूंगा, क्या इसका मतलब आपके ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस भी होगा? क्योंकि द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस डेफिनेशन इज सो वाइड that it completely conflicts with the constitutional guarantee under Article 20, Sub-Article 3 of the Constitution of India। और उसके साथ साथ अगर आप उसको क्लॉज 5 के साथ पढ़े, जो 5वां क्लॉज है इस बिल का, जो एक मैजिस्ट्रेट को अख्तियार देता है कि वो ये निर्देश दे सकता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के उसकी इच्छा के बावजूद ये सारे सैंपल ले सकती है, तो ये सीधा सीधा एक अक्यूज जो है उसका जो एक हक है जो संविधान ने दिया है कि
यू आर इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी, उसका सीधा सीधा हनन करता है, उसकी सीधी सीधी अवमानना करता है। इसके अलावा इसी डेफिनेशन क्लॉज में अध्यक्ष जी ये बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया गया। अब ये भी इतना एक व्यापक शब्द है कि सरकार बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इकट्ठा करेगी। किसका बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इकट्ठा करेगी? क्या ये सिर्फ कैदियों तक सीमित रहेगा? क्या ये उन लोगों को भी अपने संज्ञान में लेगा जिनके ऊपर कोई फौजदारी की जांच चल रही है? और it will actually lay the foundations of a mass surveillance state. Those are the questions which are extremely troubling in this bill. अब आप अगर जो इसकी धारा 3 है, क्लॉज 3 है, उसको अगर आप इसके अपने संज्ञान में लें तो उसमें यह लिखा है कि सेक्शन 107 सीआरपीसी, सेक्शन 108 सीआरपीसी, सेक्शन 109 सीआरपीसी, सेक्शन 110 सीआरपीसी, जिन किसी में गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो सरकार को यह अख्तियार होगा, पुलिस को यह अख्तियार होगा कि आप उसके रेटिना स्कैन्स भी लेंगे, उसके आइरिस स्कैन्स भी लेंगे, उसके बायोलॉजिकल सैंपल्स भी लेंगे, उसका बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स भी लेंगे। और मैं अध्यक्ष जी ये कह रहा हूं क्योंकि हम में से कई लोग यहां पे ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 107, 151 सीआरपीसी कानून में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया प्रोविजन है। अगर दो औरतों में पानी के ऊपर भी झगड़ा हो जाए तो पुलिस सारे परिवार को 107, 151 में अंदर ले जाती है। अगर किसानों में को बट के ऊपर लड़ाई हो जाए और गंडासा फरसा ना चले, गोली ना चले, तो उनको भी सारे परिवार को बंद कर दिया जाता है। दिल्ली शहर में ही रोज पार्किंग के ऊपर झगड़ा होता है, पुलिस 107, 151 की कार्रवाई करके उनको बंद करती है। तो क्या ऐसे प्रावधान, जो वैसे 151 इसमें नहीं है, पर अगर 107 को आप संज्ञान में लें तो क्या ऐसे किसी जुर्म के लिए, ऐसे ऑफेंस के लिए भी क्या पुलिस को मेजरमेंट लेने का अख्तियार होना चाहिए? सरकार को बहुत गंभीरता से इस बात को सोचने की जरूरत है। सरकार की तरफ से यह दलील आएगी कि ये तो पिछले कानून में भी था, पिछले कानून में भी 118 का जिक्र था। तो मैं सरकार को दोबारा से यह बात कहना चाहता हूं कि वो कानून एक साम्राज्यवादी सरकार ने बनाया था, एक कॉलोनियल सरकार ने वो कानून बनाया था, जो भारत की आजादी में लोग शामिल थे उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको आतंकित करने के लिए, उस आंदोलन को तोड़ने के लिए। आज 102 वर्ष बाद ये 107, 108, 109, 110 का कोई औचित्य है इस कानून में? बहुत ही गंभीरता से इस पर विचार करने की जरूरत है। अब आप अगर 108 सीआरपीसी को संज्ञान में ले, डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मटेरियल, अध्यक्ष जी महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि सेक्शन 124A इज द प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड। यह महात्मा गांधी जी ने जब उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था तो ये उन्होंने बात कही थी 124A के संज्ञान में। हम सबको मालूम है कि किस तरह से 124A का दुरुपयोग किया जाता है, और इसलिए अगर आप किसी के ऊपर सेडेशन का चार्ज लगा के कि भाई वो ऐसा मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो सेडिशियस हो सकता है, अगर आप उसके फिंगरप्रिंट लेंगे, फुटप्रिंट लेंगे, आइरिस स्कैन लेंगे, आप उसके रेटिना स्कैन लेंगे, आप उसके बायोलॉजिकल सैंपल लेंगे, आप उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करेंगे, ये कहां तक उचित है?